जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं वाटर वेपर। ठीक, वाटर वेपर जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, वाटर वेपर जल वाष्प। चलिए दोस्तों देखिएगा, अगर वायुमंडल में देखा जाए, ठीक, अगर एक तरह से वायुमंडल में देखा जाए, अगर वायुमंडल में आप देखिए तो जो है यह उपस्थित एक परिवर्तनशील गैस माना जाता है जल वाष्प। वायुमंडल में अगर देखा जाए तो यह जो है परिवर्तनशील है, मतलब घटता बढ़ता रहता है। ऊंचाई के साथ जो है घटती है और हवा के साथ इसका कुल आयतन 4% होता है। जैसे ऊंचाई के साथ जो है, हाइट के साथ जो है यह घट जाता है, ठीक, ऊंचाई के साथ। और जैसे अगर कुल देखा जाए आयतन का दोस्तों जो है केवल 44% जो है होती है कुल आयतन का। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह सन है, ठीक, ये सूरज है और इधर जो है पृथ्वी है। क्या है? पर पृथ्वी, ठीक। या सूरज है या पृथ्वी। अगर देखा जाए सूर्य की किरणें जो है इधर जो है यहाँ पे पड़ रही हैं, कम क्षेत्र पर, ठीक। एक या जो है विषुवत रेखा है, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? अभी देखिएगा, इसका बहुत ही लॉजिक कंसेप्ट है। यहाँ सूर्य की किरणें जो इतनी दूर तक पड़ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न भी करती है। यह सूर्य से जो है निकलने वाली जो ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, ठीक, और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। अगर देखा जाए जो है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ऊष्मा अधिक पड़ रही है, ऊष्मा अधिक, ठीक। और सूर्य सूर्य तब जो अधिक पड़ता है यहाँ पे विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है। जब ऊष्मा ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा? वाष्पीकरण बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक। आप सीधा सीधा समझिए, पानी को जितना ही ज़्यादा गर्म करेंगे वाष्पीकरण उतना ही जो है भाप उतना ही बनेगा। तो इसी तरह से पृथ्वी है, देखिए, ये विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक, मतलब ऊष्मा बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे होता है। तो जब ऊष्मा ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण जो है क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा यही फंडा है। और यह जो है देखा जाए तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है यह, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यह जो है विषुवत रेखा पर ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। और यह सूर्य से निकलने वाले ताप के जो है कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है पृथ्वी, और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प जो सूर्य की कुछ किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है, ठीक, और पृथ्वी पर जो निकलने वाले ताप को भी संग्रहित करती है। और अगर देखा जाए जलवाष्प को जो है स्थिर और अस्थिर करने में भी योगदान देता है। जो जलवाष्प है, सूर्य की किरणें जो है ना, ये जलवाष्प जो है अगर देखा जाए यह जो है सूर्य की किरणें को
जलवाष्प दोस्तों जो सूर्य की किरणों को स्थिर और अस्थिर करने में योगदान देता है। स्थिर और अस्थिर। ठीक, स्थिर और अस्थिर करने में योगदान देता है सूर्य की किरणों को। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इसी में, यह जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक, यह ठोस में भी मिलता है, जलवाष्प, द्रव में भी और गैस में भी। कहने का मतलब अगर देखा जाए जलवाष्प जो है, सवाल पूछ सकता है जलवाष्प किन किन चीज़ों में मिलता है, तो ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है, गैस में भी, तीनों अवस्थाओं में। और वायुमंडल में जो कुछ मतलब कुल जलमंडल का जो है वायुमंडल में कुल जलमंडल का अगर देखा जाए, कुल जलमंडल का 0.035% यह जो है जलवाष्प के रूप में सुरक्षित है। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं धूल कण। ठीक, इसके बाद देखते हैं धूल कण। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए अगर देखा जाए धूल कण जो वायुमंडल में उपस्थित तो रहते हैं। ठीक, वायुमंडल में धूल कण तो रहेंगे ही। ठीक, तो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और यह सामान्य वायु प्रवाह से जो है काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो धूल कण जो है काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। तो धूल कण का जमाव जो है विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा अगर देखा जाए, देखिएगा जमाव इनका, धूल कण का जमाव अगर देखा जाए तो विषुवत ठीक, विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेश की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा जो है उपोष्ण और शीतोष्ण। ठीक, अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण, शीतोष्ण की अधिकता होती है। ठीक, इसका कारण क्या है, कारण देखा जाए तो शुष्क हवा है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिएगा, ये जो विषुवतीय प्रदेश है और ध्रुवीय प्रदेश, ठीक, कहने का मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है जीरो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर जो है यहाँ पे धूल कण का जमाव जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, धूल कण का जमाव, धूल कण का जब जमाव अधिक होता है तो शुष्क हवा की अधिकता के कारण यह शीतोष्ण प्रदेश है। धूल कण का जमाव अधिक होता है तो शुष्क हवा की जो अधिकता होती है यहाँ, शुष्क हवा की अधिकता के कारण
अधिकता के कारण जो है यह क्या है, यह शीत प्रदेश है। ठीक, शीतोष्ण प्रदेश है। शीत और उष्ण मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दोनों तरह की मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, शीत शीत भी और उष्ण भी। तो शीतोष्ण शुष्क हवा की अधिकता के कारण। तो चलिए दोस्तों, इसके अब और आगे बताते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ये जो धूल कण होते हैं ना, ये धूल कण जो है सूर्य ताप को रोकते भी हैं। ये जो धूल कण है, ये जो है सूर्य के प्रकाश को भी रोकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य ताप को ये रोकने का कार्य करते हैं। सूर्य ताप को रोकते हैं। सूर्य ताप को रोकते हैं और रोक करके उसे जो है परावर्तित भी कर देते हैं। जिससे पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें जो है कम आ पाती हैं। और यह जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा जो है आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की धारियों का निर्माण भी करते हैं धूल कण के कारण। आपने कभी कभी देखा होगा इंद्रधनुष दिखाई देता है, या आकाश में देखे होंगे जो है नीली और लाल रंग की जो धारियां दिखाई देती हैं, वह किस कारण होता है? वह जो है धूल कण कण के कारण ये सब जो है होता है। ठीक, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और ठीक सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है प्रकीर्णन द्वारा जो प्रकाश में लाल रंग एवं नारंगी रंग की धारियों का निर्माण होता है, और यह जो है धूल कण के कारण होता है। ठीक, तो धूल और नमक के कण जो है आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। अगर देखा जाए धूल और नमक, देखिएगा दोस्तों, इधर जो है ये बादल है, जलवाष्प पूरा जो है। ठीक, ये सब जलवाष्प है दोस्तों, ये जलवाष्प है। इसके अंदर जो है धूल प्लस नमक, ये दोनों जो है मिलने से आर्द्रता ग्राही केंद्र का निर्माण करते हैं। धूल और नमक आर्द्रता ग्राही केंद्र। ठीक, तो ये आर्द्रता ग्राही केंद्र का निर्माण करते हैं। तो अगर देखा जाए धूल और नमक के कण जो है आर्द्रता ग्राही केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक, जिनके चारों ओर क्या है, जलवाष्प के संघनन से जो बादलों का निर्माण होता है। तो ये सब देखिए बादल हैं, इनके चारों ओर जो है जलवाष्प का संघनन होता है आर्द्रता ग्राही केंद्र के चारों ओर, और जब आर्द्रता ग्राही केंद्र के चारों ओर जलवाष्प का निर्माण होता है तो यहीं से जो है बादलों का निर्माण होता है। ठीक, जलवाष्प के संघनन से बादलों का निर्माण होता है, और जब यह होता है तो इससे क्या होता है, अगर देखा जाए तो जलवाष्प का निर्माण और जलवाष्प के निर्माण से संघनन से बादल बनते हैं। ठीक, संघनन से क्या बनेगा, संघनन से जो बादल बनेगा, और जिससे क्या होगा, बादल बनेगा जिससे जो है वर्षा, कुहरा और धूल का निर्माण होगा। वर्षा, कुहरा और धूल और धुंध, वर्षा, कुहरा और धुंध का निर्माण होगा। तो यहाँ तक दोस्तों जो है उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अच्छे से बता भी दिया है एक एक करके। ठीक, धूल कण। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।